Yes, hello students. Now today we are going to discuss few doubts of stoichiometry, oxidation state, titration, etc. related with these topics. Okay, first question is 0.3 gram of an oxalate salt was dissolved in 100 ml solution. The solution required 90 ml of N by 20 KMnO4 for complete oxidation. द परसेंटेज ऑफ ऑक्सलेट आयन इन सॉल्ट। तो सॉल्ट का टोटल मास 0.3 ग्राम है, जिसमें ऑक्सलेट भी है और सॉल्ट कैटायन, मतलब कैटायन एंड एनायन बोथ, क्योंकि सॉल्ट है तो इट मीन्स सॉल्ट हैज़ कैटायन एंड एनायन। एनायनिक पार्ट इज ऑक्सलेट एंड कैटायनिक पार्ट इज ऑफ मेटल। ठीक है, वो मेंशन नहीं है यहाँ पर, उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और हमें किसी रिएक्शन को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी अगर आप रिएक्शन लिखना चाहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में यही रिएक्शन लिखा हुआ है, MnO4 नेगेटिव reacts with C2O4 oxalate ion in acidic medium and produce Mn2 positive carbon dioxide, and we have already know that MnO4 negative in acidic medium produce Mn2 positive with N factor 5 and oxalate ion converted into carbon dioxide with N factor 2। ठीक है, ये हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, तो इसलिए इक्वेशन देखना चाहें तो अगले क्वेश्चन में है, और नहीं तो वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट नहीं है, इसलिए सीधा हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ gram equivalent of oxalate ion equal to number of gram equivalent of KMnO4, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ 100 ml का कोई रोल नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि वो जितना भी अमाउंट है वो सारा 100 ml में प्रेजेंट है, एंड ऑल द 100 ml अमाउंट इज़ कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज और कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज विद KMnO4। मतलब पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन टेक पार्ट इन रिएक्शन, सारा सॉल्यूशन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। इसलिए हम ये नहीं करेंगे कि उसमें 10 ml लेंगे, या क्योंकि अगर उसका छोटा कुछ पार्ट लिया जाता है, इसका 100 ml में से कुछ स्मॉल पार्ट लेते, तब हमें इससे वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट थी। अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सलेट आयन प्रेजेंट इन 100 ml, प्रेजेंट इन 100 ml। ठीक है, तो 100 ml में ऑलरेडी जो प्रेजेंट है, तो इसलिए इसे 100 ml की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, ठीक, इक्वल टू, और इसकी नॉर्मेलिटी है तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक, ये लिखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स, लेट द वेट ऑफ ऑक्सलेट, लेट द वेट ऑफ ऑक्सलेट आयन इक्वल टू W। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, W अपॉन ऑक्सलेट का क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑब्वियसली मोलर मास आएगा, क्योंकि ऑक्सलेट पार्टिसिपेट कर रहा है। तो 2 कार्बन है 24 और 4 ऑक्सीजन 64, यानी कि हो गया 88 इंटू एन फैक्टर। अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सलेट से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एन फैक्टर क्या होता है 2, क्योंकि कार्बन +3 स्टेट है। और लेफ्ट साइड में देखिए, मैं कहा ना, ये क्वेश्चन यहीं पर लिखा हुआ है उसी टाइप का। तो ये कार्बन +3 है और यहाँ पर कार्बन +4 है, तो +3 से +4 1 का डिफरेंस है, और 2 कार्बन के लिए 2 का डिफरेंस है, तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, सेम ही मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है। तो एन फैक्टर 2 इक्वल टू, और इसमें तो एन फैक्टर सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है KMnO4 के लिए। क्यों? क्योंकि उसने तो ऑलरेडी नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी N/20, N/20 मतलब 1/20। ठीक है, N/20 का मीनिंग 1/20 इंटू वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है 90, बट इट शुड बी इन लीटर। ठीक है, देयरफॉर यहाँ से हम W सॉल्व करेंगे। W इक्वल टू क्या होगा, ये 88 मल्टीप्लाई बाई 90 इंटू 10⁻³ और ये 2 इंटू 20। ठीक है, ये कैंसिल आउट, ये हो गया 44, ये हो गया 22। ठीक, तो ये आ जाएगा कितना, 18 198, और 10⁻³ है, इसका मतलब 0.198 ग्राम। तो ये वेट है 0.198 ग्राम। और हमें क्या बताना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सलेट आयन। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सलेट आयन इन सॉल्ट इक्वल टू क्या होगा,
वेट ऑफ द ऑक्जिलेट आयन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्ट इनटू 100। ऑब्वियसली यही तो परसेंटेज होगा ना कि उसका ऑक्जिलेट का क्या वेट है डिवाइडेड बाय टोटल वेट क्या है, और 100 परसेंटेज सॉल्व करना है तो 100, तो ये कर देते हैं 300 हो गया, डेसिमल ख़त्म, 2 जीरो कैंसिल आउट, 3 से डिवाइड, 6 और 18 और 6, ये आंसर आ गया 66%। 66% मतलब बी आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो हम इसे इक्वेशन लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन लिखेंगे तो हम नंबर ऑफ मोल्स इक्वल करेंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन उसमें क्या होगा, फिर आपको नॉर्मेलिटी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोलैरिटी में कन्वर्ट करना होगा। फिर आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते 1/20, यू हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी। क्यों? बिकॉज इन नंबर ऑफ मोल्स क्या कंसिडर करते हैं, मोलैरिटी कंसिडर करते हैं, m/v, नोट द n/v। तो इसीलिए आपको पहले नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना होगा। तो किसी भी रास्ते चलिए, लेफ्ट साइड राइट साइड, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट से या मोल से, रिजल्ट से रिमेन सेम। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। 0.518 ग्राम सैंपल ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लेकिन वो इतनी नेग्लिजिबल होती हैं कि हम मेनली लाइमस्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट ही लेते हैं। तो ये आप समझिए कैल्शियम कार्बोनेट है। तो जैसे उस सैंपल में पहले वाले क्वेश्चन में 0.3 ग्राम टोटल में ऑक्जिलेट था, ऐसे ही यहाँ भी सॉल्व करना है। 0.518 सैंपल है, टोटल वेट है। ठीक है, इज़ डिज़ोल्व इन HCl, इसे HCl में डिज़ोल्व करते हैं। ठीक, देन कैल्शियम इज़ प्रेसिपिटेटेड एज CaC2O4। कैल्शियम को CaC2O4 की फॉर्म में क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट कर लेते हैं। ठीक, वो किस तरह से प्रेसिपिटेट किया होगा, वैसे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं इक्वेशन की, फिर भी हम लिख लेंगे। आफ्टर फिल्टरिंग एंड वाशिंग, उसे फिल्टर किया प्रेसिपिटेट को, वॉश किया, और इट रिक्वायर्ड, अब उसके बाद जब उसे वाटर में डिज़ोल्व किया CaC2O4 को, इट रिक्वायर्ड 40 ml ऑफ 0.25 N। यहाँ भी N फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि नॉर्मेलिटी गिवन है। KMnO4 सॉल्यूशन एसिडिफाइड विद H2SO4 टू टाइट्रेट इट इज एज, यानी उसे टोटल टाइट्रेट एज मतलब इक्वेशन लिखी हुई है, MnO4 नेगेटिव, KMnO4 कितनी रिक्वायरमेंट है वो लिखा हुआ है, इतने ml, इतना नॉर्मेलिटी का। किसे ऑक्सीलेट करना, किसे ऑक्सीडाइज करना है, उसे ऑक्सीलेट, वो कैल्शियम को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, कैल्शियम ऑलरेडी 2+ स्टेट है और 2+ से हायर वो होता ही नहीं है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीलेट का रिएक्शन होगा। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ CaO इन सैंपल, अब ये कैल्शियम ऑक्साइड तो है ही नहीं, फिर ये कैल्शियम ऑक्साइड का क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ मेड अप ऑफ, या इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को आप जैसे ही हीट करेंगे, इट प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसमें दोनों एक तरह से प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, बस वो कंबाइंड फॉर्म है, बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड इज़ एज बेसिक एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एसिडिक, तो इसलिए वो दोनों एक साथ कंबाइन करके इस फॉर्म में रहते हैं। ठीक, वैसे उसमें दोनों प्रेजेंट है कंबाइंड स्टेट में। ठीक, चलिए, तो वही इसीलिए उसने कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है। वो हम कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉल्व कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब मैंने कहा था इक्वेशन लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं तो रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे इक्वेशन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, HCl में डिज़ोल्व किया, जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो सारा कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, इस कैल्शियम क्लोराइड को हमने क्या किया, H2C2O4, ठीक है, H2C2O4 या Na2C2O4, यानी कि H2C2 ऑक्जेलिक एसिड या सोडियम ऑक्जेलेट के कांटेक्ट में रखा, इससे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और CaC2O4 का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। ठीक है, वही वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे हमने इसका प्रेसिपिटेट कर लिया। अब देखिए ध्यान से, जितने कैल्शियम कार्बोनेट होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है, या जितना प्रेजेंट होगा कैल्शियम कार्बोनेट, उतना ही कैल्शियम क्लोराइड होगा, और जितना कैल्शियम क्लोराइड होगा उतना ही CaC2O4 बनेगा। ठीक है, यानी या वाइस वर्सा कहेंगे, जितना CaC2O4 बनेगा उतना ही CaCl2 प्रेजेंट होगा और उतना ही कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों? बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस CaCl2 एंड CaCl2 प्रोड्यूस CaC2O4। ठीक, एंड मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, यानी कि उसके जितना रेस्पेक्टिवली कैल्शियम कार्बोनेट है उतना ही CaCl2 में जाएगा, जितना CaCl2 बनेगा उतना ही CaC2O4 में जाएगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक, क्यों? क्योंकि उसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कहीं लॉस होता है या कहीं से ऐड होता है, कुछ नहीं। तो मास ना कहीं लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है, इट मीन्स वो कंजर्व रहेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक, अब कैल्शियम ऑक्जिलेट को किसके साथ, कैल्शियम का तो मैंने कहा ना कोई रोल नहीं है, सिर्फ ऑक्जिलेट का रोल है।
ठीक। तो अब इसका जितना भी ऑक्जिलेट होगा, ऑक्जिलेट जितने ऑक्जिलेट होंगे उतने ही कैल्शियम ऑक्जिलेट होंगे, क्योंकि एक ऑक्जिलेट एक कैल्शियम ऑक्जिलेट में प्रेजेंट है, एक में एक प्रेजेंट है, तो जितना ऑक्जिलेट होगा उतना ही कैल्शियम ऑक्जिलेट होगा, जितना कैल्शियम ऑक्जिलेट होगा उतना ही CaCl2 होगा, क्योंकि एक से एक बनेगा, और जितना CaCl2 है उतना ही CaCO3 है, क्योंकि ये भी एक से एक ही बनेगा। आप बैलेंस करके देखना चाहें तो बैलेंस करके भी देख सकते हैं, या आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 किसके इक्वल है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2। मैंने कहा ना रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से कंबाइन, ग्राम इक्विवेलेंट में कंबाइन कर सकते हैं, मतलब रिलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से रिलेट कर सकते हैं, किसी को भी किसी से रिलेट कर सकते हैं, बस हमें एन फैक्टर का पता होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaC2O4। ठीक, और तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। और अब हम अगली इक्वेशन लिख लेते हैं, ये ऑक्जिलेट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaC2O4, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इट रिएक्ट विद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। क्यों, क्योंकि ये KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो लिखो, इक्वेशन में लिखा हुआ है, आफ्टर फिल्टरिंग वाशिंग द प्रेसिपिटेट इट रिक्वायर्ड 40 ml ऑफ इट मतलब CaC2O4 रिक्वायर्ड 40 ml ऑफ 0.10 KMnO4 सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम टू टाइट्रेट, और रिएक्शन भी लिखी हुई है, कैल्शियम का कोई रोल है नहीं, तो परसेंट वो बाद में देखेंगे। तो इसका मतलब KMnO4 की वैल्यू से वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaC2O4, और इसके ग्राम इक्विवेलेंट इसके इक्वल और इसके ग्राम इक्विवेलेंट यानी फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अब आप इसमें एन फैक्टर आप कभी भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे CaCO3 ये सॉल्ट है, सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है, चार्ज यानी 2, CaCl2 ये भी सॉल्ट है, इसका एन फैक्टर क्या होगा, 2। ठीक, एन फैक्टर इसका भी 2 है, इसका भी 2 एन फैक्टर है। अब CaC2O4 का एन फैक्टर क्या होगा, अब इसे देख लेते हैं। इस रिएक्शन में अभी सॉल्व किया था, +3 से +4 होता है एक कार्बन के लिए, और एक 2 कार्बन के लिए क्या होगा, 2, यानी कि इसका एन फैक्टर भी 2, यानी CaC2O4 का एन फैक्टर भी 2, यानी इसका एन फैक्टर और CaC2O4 का इसका भी एन फैक्टर 2, तो तीनों के एन फैक्टर 2 हैं। तो अगर एन फैक्टर 2 हैं तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, और तीनों के एन फैक्टर इक्वल हैं, इट मीन्स देयर नंबर ऑफ मोल्स विल आल्सो इक्वल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे, तो हम इसके वही उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि ये तो इसी फॉर्म में गिवन है। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए अब अननोन है, वेट अननोन है, तो वेट सॉल्व कर लेते हैं, W मान लेते हैं, W अपॉन, ठीक, और या नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं, बाद में हम W सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर ऑफ मोल्स इंटू 2 इक्वल टू नॉर्मेलिटी कितना है, 0.250, क्योंकि इसका मोलर मास लिखने से, इसका वेट सॉल्व करने से कोई बेनिफिट नहीं है, इसके वेट से कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। वेट हमें किसका चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट चाहिए, तो हम तो बस इसके नंबर ऑफ मोल्स सॉल्व कर लेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स इसके इक्वल होंगे और इसके मोल्स इसके इक्वल होंगे, यानी फाइनली जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो n इंटू 2 इक्वल टू इतना n40, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर 10⁻³ तो यहाँ से हम n सॉल्व कर लेते हैं, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.25 इंटू 40 इंटू 10⁻³ अपॉन 2, ठीक, 20, तो ये हो गया कितना, 50, 250, 500, ठीक है, और 3 के बाद डेसिमल हो गया, ठीक, इंटू 10⁻³ यानी कि ये है 5 इंटू 10⁻³। ये किसके मोल्स हैं, 5 इंटू 10⁻³ ये मोल्स हैं किसके, CaC2O4 के, और जितने मोल्स CaC2O4 है उतना ही मोल्स क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 100,
क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट 100 होता है, तो ये हो गया 0.5 ग्राम, ठीक है, 0.5 ग्राम। तो कैल्शियम कार्बोनेट में 0.5 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा उसमें, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा, कैल्शियम होता है 40 और ऑक्सीजन होता है 56 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 100 ग्राम CaCO3 कंटेन्स 56 ग्राम CO, देयरफॉर 0.5 ग्राम कंटेन कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं, 56 इंटू 0.5 अपॉन 100 नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो कितना हो गया ये आ जाता है 30, 18 और 18 बाई 100, 18 बाई 100 में 0.18 आ जाता है, ठीक है। अब ये 0.18, ठीक, हमें क्या सोल्व करना है, परसेंटेज इन द सैंपल, ठीक है। सैंपल का वेट क्या है 0.518, अभी तो सोल्व किया था हमने। परसेंटेज कैसे सोल्व करते हैं, परसेंटेज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ CaO इक्वल टू इट्स वेट अपॉन टोटल वेट, कुछ गलत तो नहीं किया हमने, हाँ गलत कर दिया, सॉरी, 5 30 और 3 25 28 28 होगा, 28 सॉरी 0.28, ठीक 0.28 होगा, और डिवाइड बाई 0.518 इंटू 100, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 कैंसिल आउट, ठीक, और डिवाइड करेंगे 5 25 54, ठीक है, क्योंकि 5 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, 5 5 या 25, तो ये आ जाएगा कितना आंसर 54%, तो 54% यानी आंसर ए, ठीक है, ए आंसर आ जाएगा 54%, ठीक, क्लियर। तो इस तरह से हमने पहले क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCl2 प्रोड्यूस कर रहा है उसके इक्वल, CaCl2 CaC2O4 प्रोड्यूस कर रहा है उसके इक्वल हो गया ये, ठीक है। और इसकी वैल्यू ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर तो इसका चाहिए लेकिन वैल्यू इसकी गिवन है, रिएक्शन इसका गिवन है, तो इसकी रिएक्शन से हमने यानी KMnO4 की वैल्यू से हमने क्या फाइंड आउट किया, CaC2O4 फाइंड आउट किया, CaC2O4 की वैल्यू से हमने क्या फाइंड आउट किया, CaCO3 फाइंड आउट किया, CaCO3 के मोल्स आ गए तो उसका वेट आ जाएगा, ठीक है, इतना। और 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम ऑक्साइड होता है 56 ग्राम, तो अगर 100 ग्राम में इतना होगा तो 0.5 ग्राम, जो कि सैंपल, क्योंकि आपको पता है मास कंजर्व रहता है, आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट प्रपोर्शन का, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में चाहे वो कितना भी वेट हो, उसका कैल्शियम ऑक्साइड उसमें मास रेशो में क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट प्रपोर्शन कहा जाता है उसे, वो पहले भी पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। तो उसका प्रपोर्शन कांस्टेंट रहेगा, तो 100 में अगर 56 है तो 0.5 में कितना होगा, सॉल्व कर लिया, और ये वेट टोटल वेट ऑफ सैंपल का क्या है, कितना परसेंट है, 54%, सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन कुछ असर रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, असर क्या लिखा हुआ है, ए रिएक्शन बिटवीन Fe एंड I2 अकर्स, Fe और I2 का रिएक्शन कह रहा हो सकता है, ठीक, Fe प्लस I2 क्या बनेगा इसमें, FeI2 और क्या बन सकता है, FeI3, ठीक है, दोनों में से कोई भी बन सकता है, पहले तो FeI2 ही बनने का चांस है, तो यहाँ पर आयरन 0 है, यहाँ पर ये 2 प्लस है, -1 है, ठीक, सॉरी 0 है और -1 है, यानी कि आयरन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और आयोडीन क्या हुआ, रिड्यूस। तो ए रिएक्शन बिटवीन Fe एंड I2 अकर्स, बट ए रिएक्शन बिटवीन Fe2 पॉजिटिव एंड I नेगेटिव डज नॉट अकर। अगर हम बात करें Fe2 पॉजिटिव और I नेगेटिव रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है, FeI2 बना लेंगे, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये मतलब करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। पॉसिबल क्यों नहीं है, उसका रीज़न लिखा है, Fe इज़ ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन I नेगेटिव, Fe एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ अगर FeI2 बनता है, ठीक है, तो FeI2 इसमें ऐसा कोई रिएक्शन होगा ही नहीं है कि Fe, ये क्या बनना चाहिए, Fe बनना चाहिए, इसमें आयरन बनना चाहिए और I2 बनना चाहिए, यानी -1 से 0, -1 और ये
+2 से 0 ऐसा बनना चाहिए, Fe + I2 बनना चाहिए। लेकिन आयरन क्या है, आयरन को इसे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज करना होगा। -1 से 0 का मतलब ऑक्सीडाइज। लेकिन आयरन क्या होता है, Fe इज़ ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन I नेगेटिव। Fe I नेगेटिव से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। ये आगे स्टडी करोगे 12th क्लास में, ठीक है, जब आप क्या पढ़ोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तब आपको पता चलेगा कि कौन किससे बेटर रिड्यूसिंग है। एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। SRP वैल्यूज़ पर डिपेंड करते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इन वैल्यू पर। इसे अगर आपको देखना है तो इस वैल्यूज़ को देखना है तो आप उसमें देख सकते हो। आपको जो NCERT बुक में रेडॉक्स का चैप्टर है, रेडॉक्स रिएक्शंस का चैप्टर है, रेडॉक्स रिएक्शंस, उसमें एक थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल स्लाइटली गिवन है, डिटेल तो गिवन नहीं है, थोड़ा गिवन है। क्या लिखा हुआ है उसमें, यही लिखा हुआ है, एक स्केल वो बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, उसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, तो वो उसका यूज़ करना है। लेकिन वो 12th क्लास में यूज़ आता है, ठीक, हमें उसकी वैल्यू का यूज़ करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर आयरन इज़ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन I नेगेटिव। आयरन I नेगेटिव से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक, इसलिए आयरन I2 को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, बिकॉज इट इज़ बेटर। लेकिन I नेगेटिव इसे Fe2 पॉजिटिव को रिड्यूस नहीं कर सकता, वो आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि दोनों करेक्ट स्टेटमेंट लिखें, करेक्ट स्टेटमेंट लिखे हैं तो, और दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन भी हैं, मतलब ये इसका एक्सप्लेनेशन है तो आंसर ए, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ए ऑप्शन क्या होता है, असर्शन इज करेक्ट, रीज़न इज करेक्ट एंड द रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये होता है ए, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें स्टेटमेंट होते हैं, बी सी डी ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। बी वाले में दोनों करेक्ट होते हैं लेकिन वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। तो ऐसे ही कोई 1-2 और क्वेश्चन होंगे तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीरो। जीरो स्टेट, अब जनरली आपको बताया था जीरो स्टेट किसका होता है, जनरली लोवेस्ट स्टेट जीरो किसका होता है, फॉर मेटल्स। हम जनरल बात कर रहे हैं, ठीक, हम जनरल केस की बात कर रहे हैं, हम कोई अनयूजुअल बात नहीं कर रहे हैं। अनयूजुअली तो मेटल के भी नेगेटिव चार्ज होते हैं, मतलब मेटल में हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा हो सकता है, लेकिन जनरल केस में नहीं होगा, अनयूजुअल होगा वो। तो जनरली मेटल्स के जीरो स्टेट होते हैं लोएस्ट। तो ये टी ए लिखा हुआ है, टी है टेंटेलम होता है, टेंटेलम, इसका एटॉमिक नंबर 73 होता है। टी टेलुरियम होता है, ठीक है, 16th ग्रुप एलिमेंट है, 16th ग्रुप एलिमेंट टेल्यूरियम, OST ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है। TC होता है टेक्नीशियम होता है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 43 होता है। TI टाइटेनियम होता है, टाइटेनियम, ठीक, ये डी ब्लॉक में होते हैं सारे, ये सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। और TL क्या होता है, थैलियम होता है, थैलियम। तो ये मेटल है, टाइटेनियम भी मेटल है, टेक्नीशियम भी मेटल है, टेंटेलम भी मेटल है, ये सब मेटल है। लेकिन ये टेल्यूरियम जो 16th ग्रुप है, 16th ग्रुप में क्या होते हैं, नॉन मेटल, या क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। तो या तो वो उसमें सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं या फिर मेटलॉइड हैं, प्योर मेटल उसमें कोई नहीं है, ठीक है। पोलोनियम की बात नहीं कर रहे, वो रेडियो एक्टिव है और डिस्प्यूटेड है, ठीक है, कुछ बुक्स में उसे मेटल लिखा होता है, कुछ में नॉन मेटल, वो हम बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा बहुत अगर रिक्वायर्ड होगा तो बात करेंगे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल को छोड़ दो, बाकी सब यानी कि A, C, D और E यानी टोटल 4 ऐसे हैं जो चारों मेटल हैं, एंड दीज 4 A, C, D एंड E दीज हैव जीरो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन टेल्यूरियम जो कि एक नॉन मेटल है, इसका लोएस्ट स्टेट -2 होता है। ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली -2 से +6 होती है, -2 to +6, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग, कुछ ABCDEFGHIJKL तक लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज विच आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, हमने रीड किया हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, दोज विच रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर, विच रिड्यूस्ड इटसेल्फ and
ऑक्सीडाइज्ड अदर, ठीक है। रिड्यूस्ड इटसेल्फ, बस इसे ध्यान रखना, खुद रिड्यूस होना चाहिए। तो देखिए F2 यहाँ पर 0 है और ये -1 बना सकता है, 0 से क्या बना सकता है, -1, यानी खुद रिड्यूस हो सकता है, तो ये हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो सकता है। F नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये पहले से -1 है, अब ये -2 नहीं बना सकता, F कभी भी -2 नहीं बनाता, नेवर, ठीक। सोडियम भी मेटल है, -1 नहीं बनाएगा, जर्नल केस की बात कर रहे हैं, -1 नहीं बनाएगा। Na पॉजिटिव, हाँ Na पॉजिटिव रिड्यूस हो सकता है, Na में रिड्यूस हो सकता है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसने कहा वेरी गुड कहा है, तो ये डिफ़िकल्ट होता है, Na पॉजिटिव से सोडियम बनना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और वो चाहता है कि वो सोडियम प्लस की फॉर्म में बने, इसलिए सोडियम प्लस बनने के बाद वो वापस सोडियम में कन्वर्ट नहीं होता, ईजिली कन्वर्ट नहीं होता, हो तो जाता है लेकिन ईजिली नहीं होगा, और यहाँ वेरी गुड चाहिए, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। ये होगा MnO4, क्यों? क्योंकि यहाँ +7 स्टेट है और +7 से ये ईजिली +6 में, +4 में, +2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, I नेगेटिव नहीं, I नेगेटिव से नीचे -2 कभी होता ही नहीं, हेलोजन के -1 होते हैं मिनिमम। ऐसी Cl नेगेटिव, हेलोजन्स के -1 होते हैं, -2 नहीं होते। हाँ, सीरियम 4 पॉजिटिव ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये +4 से क्या बना लेगा, +2 बना लेगा या +3 बना लेगा, ठीक। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये +7 है तो ईजिली +3 में कन्वर्ट हो, सॉरी +6 है, +6 है तो ये इजीली +3 में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ये भी +6 है तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। HNO3 ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, नाइट्रोजन +5 है और +5 से इजीली +2 में, 0 में या +3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 क्या है, वेरी गुड, 6 वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, 6 आर वेरी गुड। तो आउट ऑफ मैंने मार्क कर दिया है 1 2 3 4 5 और 6 वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। अब अगर इसी में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए सेम, ठीक, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द अबव, ठीक है, इन्हीं में से ही अगर रिड्यूसिंग एजेंट पूछ लें, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है इसका रिवर्स, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ एंड रिड्यूस्ड अदर, ठीक है, दूसरे को रिड्यूस करे और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज होना मतलब उसकी स्टेट क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, ठीक है, मतलब अपर स्टेट में उसे जाना चाहिए, हायर स्टेट में जाना चाहिए उसे, ठीक है, अपनी लोअर से हायर में। जैसे F नेगेटिव F2 में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन ईजिली नहीं जाता। मैंने कहा ना वेरी गुड बात कर रहे हैं, तो F नेगेटिव F2 बना सकता है लेकिन ईजिली नहीं बनाता है, क्यों? क्योंकि F बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एक बार इसके बाद जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये अपने नेगेटिव चार्ज का लॉस नहीं करता। जैसे सोडियम बताया मैंने, Na पॉजिटिव आने के बाद ये अपना पॉजिटिव चार्ज का लॉस नहीं करेगा, न्यूट्रल नहीं बनेगा, तो ये भी ऐसे ही होता है, F नेगेटिव बनने के बाद ये न्यूट्रल नहीं बनता ईजिली, इसलिए इसे कंसिडर नहीं करेंगे। अगर वेरी गुड वगैरह नहीं लिखा होता, ओनली रिड्यूसिंग लिखा होता तो हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। अगर वेरी गुड वर्ड हटा दूं मैं, ओनली रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो अब बी आंसर है, बिल्कुल है, लेकिन वो वेरी गुड कह रहा है इसलिए F नहीं होगा, ठीक है। सोडियम होगा, क्यों? क्योंकि सोडियम को ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडाइज इटसेल्फ मतलब इंक्रीज होना है, तो सोडियम तो इजीली Na2 पॉजिटिव में, तो मैं इसे क्या करता हूँ, R लिख देता हूँ यहाँ पर, राइट के साथ R, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी बताया था कि Na ईजिली Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद I नेगेटिव, क्यों? क्योंकि ये I2 बना लेगा इजीली, इसमें कोई, क्योंकि I उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, R लिख दिया मैंने, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। I नेगेटिव इट्स इज़ नॉट सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके पास नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं होता है, तो ये इजीली नेगेटिव चार्ज का क्या कर देता है, लॉस कर देता है, इट इज़ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। Cl नहीं, Cl भी ऐसा नहीं करेगा, वो इट इज़ लाइक F नेगेटिव, जैसे F नेगेटिव एक बार बनने के बाद इजीली अपने चार्ज का लॉस नहीं करता है, ऐसे ही Cl भी अपने चार्ज का लॉस नहीं करता है ईजिली, ठीक है। वैसे ये रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए Cl नेगेटिव को भी कंसिडर नहीं करेंगे।
और कौन बचा, आयरन। हाँ ये हो जाएगा आयरन 2 पॉजिटिव, आर लिख दिया मैंने इसमें, क्यों, क्योंकि आयरन 2 पॉजिटिव इजीली ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, 3+, तो आयरन 2 पॉजिटिव इजीली 3+ बना लेता है। नेचर में भी ऐसी होता है, कोरोजन जो होता है वो कोरोजन ऐसी होता है, पहले 2+ बनता है और फिर 2+ एयर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, 3+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 1 रिड्यूसिंग एजेंट, 2 रिड्यूसिंग एजेंट और 3 रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग की बात कर रहा है तो 6, और रिड्यूसिंग वेरी गुड की बात कर रहा है तो 3, और बी किसी कैटेगरी में नहीं है, डी किसी कैटेगरी में नहीं है, और जी किसी वेरी गुड की कैटेगरी में तो नहीं है, वेरी गुड की कैटेगरी में नहीं है ना बी, ठीक, बी, डी और जी ये वेरी गुड की कैटेगरी में नहीं है। वैसे ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, F नेगेटिव भी रिड्यूसिंग एजेंट है, Cl नेगेटिव रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि लोअर स्टेट में चला जाएगा, ठीक, और वो सॉरी हायर स्टेट में चला जाएगा, 0 बन जाएगा, और Na पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि लोअर स्टेट में चला जाएगा। तो एस है लेकिन वेरी गुड नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी वही है, असर रीजन का है। F2 अंडरगोज डिस्प्रपोर्शन, नहीं, डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब है कि F2 0 से क्या बनना चाहिए, प्लस में जाना चाहिए और माइनस में जाना चाहिए, लेकिन आयरन का वो F कैन एग्जिस्ट only in 0 and -1 स्टेट। ये केवल 0 और -1 में एग्जिस्ट कर सकता है, इसका मतलब आंसर ये गलत हो गया। रीज़न, फ्लोरीन शो बोथ पॉजिटिव, नहीं, ओनली नेगेटिव, फ्लोरीन शो ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव नहीं होता, यानी ये भी गलत। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हैं इसके, बोथ स्टेटमेंट रॉन्ग, ठीक है, बोथ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला है असर्शन, क्या कह रहा है, SO2 एंड Cl2 आर बोथ ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट आप पढ़ोगे आगे 11th में भी हो सकता है, कुछ स्टडी करो, नहीं तो 12th में तो आएगा ही। ब्लीचिंग एजेंट होते हैं दोज केमिकल कंपाउंड्स विच कैन डिकलराइज द मटेरियल, फैब्रिक को या मटेरियल को जो क्या कर देते हैं, डिकलराइज कर देते हैं, उसे कहते हैं ब्लीचिंग एजेंट। और ये ब्लीच करने का काम है क्या, कभी मान लो एक कलर, फैब्रिक का एक कलर है, आप उसका कलर दूसरा कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले कलर को क्या करते हैं, ब्लीच करते हैं, यानी SO2 या Cl2 के कॉन्टैक्ट में रखेंगे, या और भी रिएजेंट होते हैं, ओजोन भी होता है और भी होते हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट में रखेंगे, उससे क्या होगा, वो कलरलेस हो जाएगा, उसका जो भी कलर होगा वहाँ पर इट विल डिसअपियर, वो कलर गायब हो जाएगा। उसके बाद आप उसे कोई भी कलर, केमिकल कंपाउंड ही होते हैं कलर, और किसी और केमिकल कंपाउंड में डिप करके उस कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग एजेंट उसे कहा जाता है जो ब्लीच करने का काम करते हैं, डिकलराइज करने का। तो दोनों करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं, ये रिड्यूस, अभी भी तो बताया कि Cl2 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, Cl2 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट,